ठीक है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही कर ले शुरू, फिर फाइनल डिसीजन है ना ये, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ बच्चों को तो एग्जाम हो ही नहीं रहे, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं, तो अब दे लेना जो भी पेपर वेपर हो, प्री बोर्ड की तैयारी करो इसका मतलब सीधा आप, ठीक है ना। तो मैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट शुरू कर देता हूँ। हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार नोट्स शेयर कर लेते हैं, पहले टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। ये वॉल्यूम 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कुछ बच्चे मुझसे वॉल्यूम 1 ले गए थे, वॉल्यूम 1 नहीं मिला होगा तो वॉल्यूम 2 ले जाना, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी कम है, 10 से 12 ही पड़े हैं। वरना मेरा सजेशन तो यही है, ज्यादा पेज की किताब नहीं है, देख रहे हो 40 पेज ही है, आप नोटबुक में ही लिख लेना, इतना क्या मेहनत करोगे इसमें भरने में, ठीक है ना। जो भी बातें पढ़ाऊंगा उसको नोट करते जाना हर क्लास की, बस नोटबुक में हो जाएगा आराम से। तो इसमें पहला हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये रहा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। पहले वाले 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तीसरे वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो पहला चैप्टर आपका दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके पास टोटल 13 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं 13। इंट्रोडक्शन है, फिर मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड का, उसके कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, उसके कंपोनेंट, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, और डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से स्टार्टिंग के 1 2 3 और 4, 4 या 3 जो भी होंगे, क्योंकि आधी क्लास हमारी 5-10 मिनट तो खराब हो गए इधर ही, या दोबारा ज्वाइन करा लेंगे, 4 या 3 या 4 कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, पहले समझते हैं फिर बाद में यहाँ से रीड करेंगे। इसमें जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, एक बार देख लें एक सेकंड, फिर करते हैं शुरू, ठीक है, ठीक है ना। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, जो इनकम आपने पढ़ा था नेशनल इनकम में, और एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट जैसे रोजगार कहते हैं, उसका डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम, कैसे डिटरमाइंड होता है वो। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो तो अगले चैप्टर में है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर में, लेकिन उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर। उससे भी पहले एक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है आप लोगों की बुक्स में ना हो, लेकिन इसको जान लो, ये जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, एक आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था बहुत जमाने पहले, बहुत साल पहले एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, जिसमें जेबी से का नाम लिखा हुआ है। जेबी से बिलोंगिंग टू एडम स्मिथ स्कूल, क्लासिकल स्कूल, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक लॉ कह लो उसे। वो लॉ ये था, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये मैं पहले भी बता चुका हूं बहुत बार, मुझे याद है 11th क्लास में भी बताया होगा कई बार। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, उनका क्या मानना था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, उनका कहना है कि चीजों का प्रोडक्शन करके आप रख दो, चीजों को बना के रख दो, उनको प्रोड्यूस करके रख दो, डिमांड अपने आप आ जाएगी आगे से। तो ये वाला लॉ क्या कहलाया, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो इकोनॉमी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहती है, मतलब ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा और ना ही अंडर प्रोडक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं होती, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकती है, ओवर एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकती है, ऐसा दूसरे इकोनॉमिस्ट का मानना था। ये जो इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल वाले, इनका ये मानना था ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन होगा और ना कभी अंडर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड।
मतलब आप सप्लाई कर दो, अपनी तरफ से चीजों को बना के रख दो, प्रोडक्शन करके रख दो, डिमांड सामने से आ जाएगी। लेकिन एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, बताओ कब आया था वो? महामंदी का दौर, जिसमें अमेरिका के 500 बैंक फेल हो गए थे, वहां की इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। पूरे वर्ल्ड में था वो इफेक्ट, उसका हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा था। द ग्रेट डिप्रेशन, ईयर बताओ? 1960 नहीं है, नहीं 1960 नहीं, पता नहीं। द ग्रेट डिप्रेशन 1930, 1930 में था वो। वहां पे बहुत भारी महामंदी आ गई थी, और उस महामंदी के बाद प्रोफेसर जे एम केन्स 1936 में उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश करी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जे एम केन्स। तो ये केन्स नाम याद कर लो, KEYNES वाला केन्स है, ये वो वाला केन नहीं है जो WWE में आता है, ये कोई और केन्स है, ये इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा था डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। इन्होंने क्या बताया? डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। बड़े ध्यान रखना, उन्होंने कहा पहले आप ये तो पता लगा लो कि डिमांड मार्केट में है या नहीं। अगर डिमांड है तो सप्लाई तो अपने आप ही होगी, करनी ही पड़ेगी हमें, और अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई करके क्या फायदा, फिर तो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ जाएगी। तो दोनों अलग अलग लॉ हैं, देखो। एक तरफ कह रहा है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, चीजों को बना दो, खरीदने वाले तो आ ही जाएंगे। दूसरी तरफ कह रहा है डिमांड क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, जो डिमांड है वो अपनी सप्लाई को खुद क्रिएट करती है। जैसे आज के टाइम पर ऐसा होता है, ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती हैं? डिमांड ही तो पता लगाती है ना पहले मार्केट में, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो अपना पैसा हमारी गाड़ी खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार हैं। ऑटोमोबाइल्स कंपनी क्या पता लगाती हैं? वो कौन से लोग हैं इकोनॉमी में जिनके पास पैसा है और वो उस पैसे को हमारी गाड़ी खरीदने पे खर्च करने के लिए तैयार हैं, उसी को तो डिमांड कहते हैं। तो जब उन्हें ये पता लग जाता है तो फिर वो क्या करते हैं? प्री ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्री ऑर्डर बुकिंग से थोड़ा उन्हें और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये वो लोग हैं जो खर्च करने को सच में रेडी हैं, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी गाड़ी आप जब नई लॉन्च होती है, नई की बात कर रहा हूँ, पुरानी नहीं, तो उसके 6 महीने का कम से कम पीरियड लगता है हमें, तब जाके हमारे पास वो गाड़ी पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले वो डिमांड का अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं मार्केट में, और बाद में सप्लाई करते हैं। तो ये जेएम केन्स का पूरा लॉ इसके अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में रीड करा दूंगा, आ जाते हैं हम आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, अब यहां से चैप्टर शुरू हमारा, जो बुक के अंदर भी मिलेगा आपको। मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से पहले कोई बच्चा मुझे डिमांड बताओ क्या होती है? 11th क्लास में पढ़ी है सबने, डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड नोट साइड में दिखाऊंगा, अभी बाद में पहले पढ़ा तो दूं। वैसे मजा नहीं आता ना, उसमें छोटी स्क्रीन दिखती है साइड में, मेरी वीडियो नजर नहीं आती। डिमांड पूछ रहा था मैं, क्लास 11वीं वाला डिमांड बताओ जल्दी। 11th क्लास में पढ़ा था ना, डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यही पढ़ा था। कोई एक उपभोक्ता या एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होता है, उसको डिमांड कहते थे। याद है? उसे क्या कहते थे? डिमांड कहते थे। तो वहां पर वो जो डिमांड हम पढ़ते थे, वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करते थे। उसी चीज को यहाँ पर इकोनॉमी के लेवल पर बात करी गई है। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के लेवल पर अगर आप देखो तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। ध्यान से सुनना, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग को पकड़ लो, इस शब्द को पकड़ लो। प्लानिंग टू बाय का मतलब उन्होंने खरीदा नहीं है, ध्यान से समझना।
डिमांड का मतलब कभी भी है इकोनॉमिक्स में, वो माइक्रो वाले में भी ये नहीं होता था कि हमने सामान खरीद लिया। डिमांड का मतलब सिर्फ ये होता था कि हम खरीदने के लिए रेडी हैं। खरीदा नहीं है हमने, खरीदने को तो परचेज कहते हैं, डिमांड थोड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो पूरी इकोनॉमी में जितने भी पीपल हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू जिसको वो प्लानिंग करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, और गिवन इनकम के थ्रू जो उसकी इनकम है उससे वो परचेस करने की प्लानिंग करते हैं, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। देखो मीनिंग में पढ़ देता हूँ क्या लिखा है, अलग अलग मीनिंग है अलग अलग शब्दों में। यहाँ लिखा है रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। हाँ, पूरे साल भर का अर्चित, पूरे साल भर का ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको ऐसे कहें कि एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर। अगर मैं एडी को, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से कंपेयर करूं तो क्या ये सही होगा या गलत? सही होगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही तो है ना कि हम कितना खर्चा करना चाहते हैं आने वाले साल में, आने वाला अकाउंटिंग ईयर, उसमें इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स मिलके कितना एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहते हैं, उसी को तो एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों का सेम मतलब है, मतलब प्लानिंग टू बाय। अभी हमने खरीदा नहीं है एक्चुअल में, ध्यान से समझना ये सारी चीजें। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीगेट एक्सपेक्टेड हुआ, मतलब एग्रीगेट का मतलब एक्चुअल नहीं है। आप यहाँ पे समझे, एक्चुअल नहीं है। जो एक्सपेंडिचर हम नेशनल इनकम में पढ़ते थे वो एक्चुअल होता था, वो एक्चुअल होता था। उसका एक टेक्निकल टर्म आएगा यहाँ पे, एक्स एंट और एक्स पोस्ट। एक्स एंट, ई एक्स ए एन टी, ये वाला जो है एग्रीगेट डिमांड, इसको एक्स एंट कहते हैं। और जो एक्चुअल होता है उसे एक्स पोस्ट कहते हैं। वो हमारा एक कॉन्सेप्ट भी आगे मैंने आपको दिखाया था, एक्स एंट एक्स पोस्ट। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो सारे एक्स एंट होंगे। एक्स एंट का मतलब प्लान्ड, वो सारे प्लान्ड होंगे, एक्चुअल नहीं होगा कुछ भी। एक्चुअल कुछ नहीं होगा। एक्चुअल कहाँ पढ़ते थे? नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। वहां पे जो खर्चे होते थे वो सारे एक्चुअल होते थे। तो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि सर जो एग्रीगेट डिमांड है वो प्लान्ड है, प्लानिंग टू बाय, एक्चुअल में नहीं होता। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है। अब एक सवाल मेरा आपसे है, इतनी बातें मैंने बता दी, मुझे ये बता दो क्या एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड एक ही चीज है? मार्केट डिमांड पढ़ा था इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में। इंडिविजुअल डिमांड होता था जो बताया था पहले। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं? जल्दी से फटाफट। फिर नोट्स पे आते हैं, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फिर। सेम है, कौन कह रहा है सेम है? सेम नहीं है। पर्थ कह रहा है सेम नहीं है, और सेम है, हर्षित कह रहा है सेम है। और बच्चे बताओ, प्राइवेटली कौन मैसेज कर रहा है? देखो, मार्केट डिमांड का मतलब होता था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट डिमांड का मतलब होता था एक पर्टिकुलर, जैसे ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के जितने भी सेलर हैं, अब चाहे वो ये कौन सा है मेरे पास, सिटीजन का लोकल है, ये सिटीजन का लोकल हो या सिटीजन का ओरिजिनल हो या कैशियो हो, जितने भी हैं इसके सेलर या जितने भी बायर हैं इसके खरीदने वाले, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक मार्केट में कितनी डिमांड है उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताया? हमने तो बोला टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के अंदर होता है वो सारे के सारे आ जाते हैं इसके अंदर। किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। मार्केट डिमांड 11th क्लास में पढ़ा था, जो एक गुड्स की एक मार्केट में डिमांड बताता है। मार्केट डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स की एक मार्केट में कितनी डिमांड है, वहां पे सिर्फ एक गुड्स की बात होती है, सिंगल गुड्स की। और एग्रीगेट डिमांड में तो सभी कुछ ले लिया हमने,
फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितनी भी गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर, पेन, नोटबुक, जो भी हो, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, वो सारी चीजें आ जाएंगी एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड आप मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हो, ध्यान से समझो। मैक्रो लेवल का मतलब एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, मतलब पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो जो खर्चा करने के लिए रेडी हैं, उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जितना पैसा वो स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। तो ठीक है, याद रहेगा। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग होते हैं। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड एक कॉमोडिटी की एक पर्टिकुलर मार्केट में। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? जितने भी गुड्स एंड सर्विस पूरी इकोनॉमी में है, उनकी कितनी डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड होता है। मतलब सारे गुड्स एंड सर्विस को आप इकट्ठा कर दो, पूरे मैक्रो लेवल पे हो गया ये पूरा मैक्रो लेवल पे हो गया, एज अ होल हो गया। मतलब चाहे वो आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो, सबकी डिमांड उसमें इकट्ठी हो जाती है, वो एग्रीगेट डिमांड होती है। लेकिन मार्केट डिमांड में ऐसा नहीं होता था। मार्केट डिमांड में प्रोडक्ट वाइज होता था। एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, फिर दूसरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट वाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में टोटल डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एज अ होल होता है। एक बार इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट समझा देता हूं मैं, अगर ये वर्क करे यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, ये कह सकते हो एग्रीगेट डिमांड में मार्केट डिमांड इंक्लूड होता है, लेकिन मार्केट डिमांड ना माइक्रो लेवल का हो गया, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो मैक्रो लेवल पे हो गया। दोनों में फर्क है। ठीक है। वो माइक्रो लेवल है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है एग्रीगेट डिमांड, जिसको समग्र मांग कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, हिंदी वाले जो समग्र मांग कहते हैं उसको ही एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है, और हल्के में मत लेना। पिछले साल, जो इस साल पेपर हुआ था, उससे पिछले साल आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 1-2 साल की ही बात बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या था? डायरेक्ट, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, 4 नंबर में। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। कंपोनेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब कंपोनेंट्स पे आएंगे हम। उन चारों कंपोनेंट्स को, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना था। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो देखते हैं। ये लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, व्हाइट बोर्ड क्या खोलूं, ऐसे सुन लो, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, या लिख लो अगर कोई नोटबुक लेके बैठा है। एडी, एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अभी मैं शेड्यूल और डायग्राम बनवाऊंगा नोटबुक पे। एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ऐसे होगा ये, रुक जाओ। मेरे पास वो नहीं है ना, यहाँ पे पेन नहीं है, इसलिए लिखने में दिक्कत होती है इससे। यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको? एडी, ये देखो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। एडी इज इक्वल टू, आप लिख लो चाहो तो सी प्लस, रुक जाओ कॉपी पे आओ, सर आप चैट में लिख दो ना। कॉपी पे आ जाओ, कॉपी पे। या लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जो लिखवाऊंगा ना वो मैं खुद लिखवा दूंगा। अभी तुम इतना समझ लो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सुनो, 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट हो गए एडी के। एडी के कितने कंपोनेंट हुए सर? 4। एक क्या है? सी, सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन। सी प्लस आई, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। फिर है जी, जी का मतलब है गवर्नमेंट। और फिर है एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, और एम का मतलब है इंपोर्ट। और एक्स माइनस एम क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट। ये तो पता है, नेशनल इनकम पढ़ा है सबने, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट हुए। ये चारों कंपोनेंट को हम समझ लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में कंपोनेंट लिखने के लिए आए तो चारों लिख के आने हैं, लेकिन इन 4 में से हमें 2 ही पढ़ने हैं आगे जाके। मतलब जब हम डायग्राम और शेड्यूल बनाएंगे तो चारों को नहीं पढ़ना हमें। ये 4 फैक्टर इकोनॉमी होता है। ये 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर है ना। कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर हो गया, फिर गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर।
नेट एक्सपोर्ट। 4 में से 2 सेक्टर पढ़ने हैं। इक्वेशन की फॉर्म में AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अभी मैं लिखवा दूंगा इक्वेशन, पहले अब इन चारों के मतलब समझ लो जल्दी फटाफट। 2-2 3-3 लाइन में मैंने यहाँ डाला हुआ है। अगर किसी को ज्यादा डीपली डिटेल में पढ़ना हो तो अपनी टेक्स्ट बुक रेफर करना जरूर। संदीप गर्ग की है तो बहुत ही बेटर है, या कोई और भी किताब है किसी से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मैं भेजूंगा आपके पास उसमें टू द पॉइंट होगा सब कुछ, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल। 40 पेज में ही खत्म है पूरे दोनों में। 40 भी मतलब वो 20 हो गए पेज। तो आपके 4 कंपोनेंट है। पहला क्या हुआ आपका, सी हो गया। सी का मतलब है यहाँ पे कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म सेक्टर? ज्यादा कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड। आप और हम। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। मतलब ये सी हो गया। कंजम्पशन डिमांड किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। कौन सी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारे कोर्स में था नहीं। नेशनल इनकम में एक डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। नेशनल इनकम में एक डिस्पोजेबल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हम अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं। कौन सी वाली इनकम, जो इनकम हम अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है कंजम्पशन। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी कंजम्पशन भी उतना ज्यादा होगा। डिस्पोजेबल इनकम जितनी कम होगी कंजम्पशन भी उतना कम होगा। अगर किसी को डिस्पोजेबल नहीं समझ आ रहा है तो इनकम याद रखो बस। इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो एक कंपोनेंट तो हो गया हमारा कंजम्पशन डिमांड, जिसको हमने सी से डिनोट करा था। ठीक है, मेरी थोड़ी आवाज निकल नहीं रही है इसलिए आज आराम से सुन लो। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो आई वाला कंपोनेंट है। आई कंपोनेंट क्या बता रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? अपने पर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना सर। वो अकाउंट्स में होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है? कितनी बार मैं बोल चुका हूं, एक ही लाइन रटी रटाई लाइन होती है, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। यही होता है ना इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन निकलता था। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते थे और नेट कैपिटल फॉर्मेशन को नेट इन्वेस्टमेंट कहते थे। वहां भी पढ़ा था हमने इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम में, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट, जो हमारे कैपिटल स्टॉक है, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, मेट्रो हो गया, फ्लाईओवर हो गए। जितना भी कैपिटल स्टॉक में बढ़ोतरी होती है उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो प्रोडक्शन करते हैं या जो फर्म होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो करती हैं इन्वेस्टमेंट। तो आपका एक ये इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। दूसरा कंपोनेंट, ये भी डिमांड है ना। डिमांड कैसे है, हाउस होल्ड है, आप चीजें खरीदोगे तो डिमांड क्रिएट होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ। आपको कोई सामान खरीदना है तो डिमांड बढ़ेगी, उसे हाउस होल्ड डिमांड कहते हैं। अब मेरी एफकॉन्स लिमिटेड कंपनी है, मान लो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो बहुत बड़े लोगों की है। मेरी एफकॉन्स लिमिटेड कंपनी है, तो जब मैं मेट्रो या वो पुल बनाऊंगा तो पुल बनाने के लिए मुझे सामान चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई। फिर तीसरा है गवर्नमेंट डिमांड। सरकार भी तो काम करती है ना कुछ, तो सरकार को भी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, या और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो गवर्नमेंट की भी डिमांड होती है। तो तीसरा कंपोनेंट हो गया गवर्नमेंट डिमांड। समझ गए, कंपोनेंट्स बता रहे हैं डिमांड के, कहां कहां से डिमांड आ रही है। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। इसके बाद आपका चौथा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। जो गुड्स हमने बाहर भेजे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो सामान हम बाहर बेचते हैं, और बाहर भेजने का मतलब फॉरेन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट का मतलब हमारे देश में फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड, उसे इंपोर्ट कहते हैं। समझ आ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, जो हमने बाहर भेजा दूसरे देशों में। हम बाहर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि बाहर वाला मांग रहा है हमसे, उसको चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमारे प्रोडक्ट की उसकी कंट्री में डिमांड है। तो ये तो हो गया एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का क्या मतलब है, इंपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। और जब दोनों को माइनस कर लें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। उसको भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट माना जाता है।
तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हो गए, ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये क्या होता है आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी, इसको आप 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हो। तो हमें इसमें 2 सेक्टर के शेड्यूल और डायग्राम बनाने हैं, मतलब हम गवर्नमेंट सेक्टर और नेट एक्सपोर्ट वाले सेक्टर को अभी जब आगे पढ़ेंगे तो उसे इग्नोर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमें अगर एग्जाम में कंपोनेंट लिखने के लिए आता है तो चारों लिख के आने हैं, लेकिन जब हमें शेड्यूल और डायग्राम बनाना होगा तो हमें चारों कंपोनेंट नहीं लेने, वहां पे हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कितना है 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो नोट्स पे आते हैं, एक बार वहां से पढ़ लेते हैं, फिर शेड्यूल डायग्राम बनाएंगे। या एक काम करो शेड्यूल डायग्राम ही बना लेते हैं, फिर ये मीटिंग बंद हो जाएगी, वरना बाद में रीड कर लेंगे। नोटबुक निकालो सभी बच्चे, नोटबुक निकालो। एक मिनट। हाँ रीजॉइन करना ही पड़ेगा आज, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो करना पड़ता है, वो इंडियन इको चलता था तो वहां पे तो हो जाता था, हम बीच में से छोड़ के भी चले जाते थे, यहाँ नहीं छोड़ सकते। पहले 1 मिनट नोट निकाल लेते हैं क्योंकि ये बंद हो जाएगी 7-8 मिनट में। एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया हमने। प्रो वाला प्लान मैं सोच रहा था ले लूं, लेकिन मुझे उसमें कुछ फायदा दिखा नहीं, फिर 1300-1400 रुपये मंथली के मांग रहा है। 2 मिनट का तो काम होता है दोबारा ज्वाइन करने का। इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ लेना आप लोग अपने आप। नीचे आ जाओ कॉन्सेप्ट 2, इसको रीड कर लो एक बार। कुछ गलतियां हो तो जब अपनी नोटबुक में कॉपी करोगे तो ठीक कर लेना उसको। कुछ गलतियां हो तो अपनी नोटबुक में जब कॉपी करोगे तो उसे ठीक कर लेना, ठीक है। मीनिंग लिखे हुए हैं, 2 अलग अलग मीनिंग लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड which is expressed in terms of total expenditure made in the economy। फिर आगे लिखा हुआ in other words AD refers to total expenditure that the resident of a country is ready to incur on the purchase of goods and services at a given level of income। मतलब वहां के रहने वाले लोग जब खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं उसे आप एग्रीगेट डिमांड कहते हो। सो एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। इसका मतलब एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम थिंग्स हैं, एक ही चीज है। फिर 2 नोट नीचे लिखे हुए हैं, वो 2 नोट वही है। एक तो मार्केट डिमांड वाला जो मैंने बताया था आपको कि मार्केट डिमांड और एडी अलग अलग है, नोट नंबर 2 है वो। और नोट नंबर 1 केन्स के अकॉर्डिंग एडी का मतलब होता है रेडी टू स्पेंड। रेडी टू स्पेंड मतलब प्लानिंग टू बाय, एक्चुअल नहीं होता कुछ भी। तो पहले वाले नोट में ये लिखा हुआ है रेडी टू बाय की बात कर रहा है वो, ठीक है। देख लो एक बार, रीड कर लो, समझ आ जाएगा। फिजिकल गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं करता, वो टोटल इनकम स्पेंड करने की बात कर रहा है कि जो इनकम है वो स्पेंड करने के लिए रेडी हैं लोग। वो कभी भी फिजिकल गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं हो रही कि इतने गुड्स एंड सर्विस हैं और इनकी डिमांड है, नहीं। लोगों के पास जो पैसा है वो खर्च करने को जो तैयार है उसको डिमांड कहा जाता है यहाँ पे।
ठीक है, आगे आते हैं। ये 4 कंपोनेंट बताए थे मैंने, इन 4 कंपोनेंट्स को पढ़ लो एक बार। देखो मैं करता हूँ साथ साथ। पहले वाले में लिखा हुआ है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड ऑफ द कंट्री ऑन देयर पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज प्राइवेट डिमांड एक्सपेंडिचर। आप एक दो लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अपने आप से एक दो लाइन ऐड कर सकते हो बाद में नोट्स बनाना चाहो तो। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो कैपिटल गुड्स की जो डिमांड करते हैं उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। इट इज एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके स्टॉक में जो बढ़ोतरी होती है उसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, जैसे मशीन, बिल्डिंग, टूल। फिर है आपका गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट डिमांड में in a modern economy the government is an important buyer of goods and services. The government demand may be on account of public need for road, ठीक है, पब्लिक नीड, रोड और ये सारी चीजें। फिर आपका चौथा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस आ जाता है, जो हमने एक्सपोर्ट करा और इंपोर्ट करा। इसके बाद सर हमें क्या करना है, ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, अब यहाँ पे तो बना नहीं सकते, नोटबुक में बनाओ और जब कॉपी करोगे तो वहाँ कॉपी कर लेना। हमें शेड्यूल बनाना है, उसके बाद हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये देखो नीचे खाली जगह है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो इतना काम हमें और करना है। इसके लिए हम करते हैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं इसको बंद करके, है ना। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, जाना मत, वरना कोई फायदा नहीं होगा इतना पढ़ने का। अभी बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो वरना ये अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले से फिल क्यों नहीं की। पहले से फिल कर देता तो बच्चे पढ़ने क्यों आए मेरे पास। और वैसे फिल की हुई भी मिल जाएगी, लेकिन क्लास में करवाते हैं ये। जब ऑफलाइन आते हैं ना बच्चे पढ़ने क्लास में बैच में, तो ये हम वहाँ पे बच्चों से लिखवाते हैं, ठीक है। मेरी आदत ना लिखवा के पढ़ाने की है, बच्चे जानते हैं। मैंने 11th में इनको लिखवाया था। मैं ऐसे बुक से नहीं पढ़ाता जनरली ज़्यादा, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से और मार्केट थोड़ा खराब है इधर का, इस वजह से ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। देखो आ जाओ, दोबारा ज्वाइन करो सभी।